नमस्कार। आज आपके सामने फिर मैं हाजिर हूँ। थोड़ा सा अंतराल के बाद आज हाजिर हुआ हूँ और कुछ विशेष बातें हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ अभी। खासकर जो ट्विटर पे हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान में जो टैगलाइन है, हमारी जो हैशटैग है, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। क्योंकि अगर सिमिलर हैशटैग बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो ट्विटर अकाउंट है वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी नया हैशटैग है जस्टिस फॉर अदर्स क्रेडिट। तो आप ये हैशटैग यूज़ करें और जैसे जैसे शेड्यूल आपको दिया है उस तरह से आप अपने मोबाइल से या पीसी से ट्वीट ज़रूर करें, जैसा भी मैसेज आपको समझ में आए वैसा। दूसरी चीज़, कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें कि डेटा मांगा जा रहा है। वो कई लोगों के फ़ोन आए तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा कि उसमें आप अपना स्वविवेक यूज़ कीजिए कि उसमें हमें डेटा उनको भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या फिर जो पीआईएल लगी है उसका हमको इंतज़ार करना चाहिए, या उन्होंने कोई और ऐसे किसी दूसरे के केसेस लगाए हैं और उसके अंदर किस में उसमें पैसा आया है ये थोड़ा हमको पता चले, या फिर उनकी एक स्ट्रेटेजी पता चले कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो मेरी सोच है, उसमें हम अगर कानूनी तरीके से देखें तो सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर मैंने कहीं पैसा जमा कराया है, जैसे कि मैंने 1 लाख रुपया मैंने किसी भी संस्था में जमा कराया या किसी भी बैंक में जमा कराया या किसी व्यक्ति को भी पैसा दिया, तो वहाँ एक निश्चित अवधि के बाद में वो पैसा मुझे, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा गया है, उस एग्रीमेंट के अनुसार वो मुझे वापस मिलेगा। अगर वो मुझे वापस नहीं देता है तो उसमें एक एग्रीमेंट का अवहेलना होती है कि उस पक्षकार की जिसने वो पैसा हमसे लिया है। और ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास दो तरह के रेमेडीज़ होती है। पहली रेमेडी होती है कि जो भी उस पर्टिकुलर, अगर वो बैंक है तो बैंक गवर्न होता है आरबीआई के ज़रिए। अगर वो संस्था है तो संस्था इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिकायत की जो जगह होती है वो उनके विभाग के अंदर हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि आप ग्राहक हैं, आप ग्राहक के नाते अपनी किसी भी तरह की सेवाएं अगर नहीं दिया जा रहा है किसी भी तो वो नियोक्ता द्वारा सेवा का जो एब्सेंस है उसमें हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा एक सिविल संविदा होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमारी एक संविदा है, हमारा एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट टूटने पर हम सिविल कोर्ट में भी उसका वाद दायर कर सकते हैं, जिसकी एक निश्चित कोर्ट फीस के द्वारा हम एक निश्चित अवधि द्वारा जो भी हमारा कॉज ऑफ एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम केस दायर उसमें किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रेमेडी अगर होती है, जैसा कि आपको पता है कि लिक्विडेटर बैठाया जा चुका है। लिक्विडेटर के खिलाफ हम प्रयास कर रहे हैं कि लिक्विडेटर अपना काम शुरू नहीं करे और हमारे जो बोर्ड है, चाहे वो मौजूदा बोर्ड या फिर एक नया बोर्ड, इसका गठन हो और नए बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जा सके। मौजूदा बोर्ड की जहाँ तक बात है तो उसके सारे लोग जुडिशल कस्टडी में हैं, तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भी इस चीज़ का जवाब ले नहीं सकते। तो उसके प्रयास अपने कोर्टों में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी बराबर चली जा रही है। दूसरी बात कि अगर नया बोर्ड की जहाँ तक बात आती है तो नए बोर्ड को स्वीकृति देने के हिसाब से ये एक पीआईएल ऑलरेडी कोर्ट में लगाई जा चुका है, जो कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो हाई कोर्ट है जोधपुर का, उसमें लगाया जा चुका है। उसकी प्रति भी मैंने आग्रह किया तो उसमें मुझे उसकी प्रति भी मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें नज़र आई है वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी आप देख पाएंगे कि उसका जो उन्वान है, क्योंकि केस करने वाला पक्षकार और जो उसके खिलाफ है रेस्पोंडेंट,
वो रेस्पोंडेंट की सूची में जो 7वां और 8वां नंबर है, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक कन्फ्यूज़न का सवाल था। तो मैंने ये पूछा भी कि इसमें ये आपने प्रॉपरली इसमें एड्रेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम आदर्श क्रेडिट के मैनेजमेंट को अगर बुलाना चाहते हैं कोर्ट में, तो उनका पक्का पता हमको देना होगा। हमने 7वां और 8वां दोनों पक्षकार उनको बनाया और एक के अंदर एड्रेस लिखा सिरोही का और एक के अंदर एड्रेस लिखा अहमदाबाद का, जबकि वो आज की डेट में दोनों ही स्थानों पर नहीं है। तो वो जहाँ पर मौजूद है वो पता उसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है। एक ही संख्या में लिखा जा सकता था, जिसमें हाल पता, जिसमें आप कॉरपोरेट ऑफिस और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पर आप सिरोही का एड्रेस दे देते, कॉर्पोरेट एड्रेस के नाम पर आप उनका अहमदाबाद का एड्रेस दे देते और उनका हाल पता के हिसाब से जो मौजूदा जिस भी जेल में वो है वहाँ का उसमें हवाला देते। तो हो सकता है कि इसका जो समन है, जो इसकी कॉपी है केस की, वो कोर्ट के द्वारा प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से उन तक पहुँच सकती। अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या ये समन, क्या ये नोटिस, क्या ये रिट की कॉपी उनको तामील हो चुकी है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर तामील नहीं होती है, उन तक नहीं पहुंचती है, तो इसका कोई सेंस नहीं रहता। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पीडीएफ मुझे मिला है पीआईएल का, जिसमें पिटिशनर है एडवाइज़र वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट, जिसका पूरा एड्रेस इसमें साथ में लिखा हुआ है। और रेस्पोंडेंट नंबर 1 इन्होंने जो बनाया है वो यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशंस एंड फार्मर वेलफेयर, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दूसरी पार्टी इन्होंने बनाई है डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी को। तीसरा बनाया है इन्होंने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को। चौथा बनाया है इन्होंने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ को। पांचवा रेस्पोंडेंट है इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसओजी एंड एटीएस यानी एसओजी को इसमें पांचवी पार्टी बनाया है। छठा नंबर जो रेस्पोंडेंट है वो है द रजिस्ट्रार राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सातवां इन्होंने जोड़ा है इसमें रेस्पोंडेंट को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर रीजनल मैनेजर रीजनल ऑफिस पैलेस रोड सिरोही, यानी सिरोही का एड्रेस दिया 7वें में और 8वें में दिया इन्होंने अहमदाबाद का एड्रेस। तो इसमें मेरा सवाल दो है। पहला ये कि छठे नंबर पे इन्होंने रजिस्ट्रार राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बनाई है, इसमें इन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी जोड़ना चाहिए था। अगर एक तरीका ये भी है कि राजस्थान के थ्रू ही आगे हो जाए, लेकिन सेंट्रल को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा 7वां और 8वां जो इन्होंने दो अलग अलग एड्रेसेस दिए हैं, इसके बजाय अगर एक ही पॉइंट में लिखा जाता जिसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और रीजनल मैनेजर, जिसमें कि रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाता इनका सिरोही का, कॉरपोरेट ऑफिस इनका अहमदाबाद का होता और रिसेंट जो एज ऑन डेट जहाँ पर ये रह रहे हैं तो उनकी अभी की पोजीशन कहाँ पर है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अभी कहाँ पे मौजूद है। अगर वो जेल में है तो उस जेल का एड्रेस उसमें नोटेड होता, ताकि जो नोटिस है, समन है, वो प्रॉपरली तामील हो सके। तो मेरा यही सवाल है, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें जो पिटिशनर हैं और या फिर उनके एडवोकेट हैं, वो अगर इसके बारे में कुछ जवाब दे सकें तो प्लीज़ इसमें बताइएगा। उसके बाद किस वजह से ये पीआईएल दर्ज की जा रही है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर रूल 385A ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स 1952। उसके अलावा इन द मैटर ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द मैटर ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर बाय अमेंडमेंट रूल्स 2012 and in the matter of the banning of unregulated deposit scheme act 2019 and in the matter of public interest litigation, and जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया है that is in the matter of illegal arbitrary and unfair practice of the respondent state। तो पीआईएल में मैं आज इतना ही शेयर करूँगा, बाकी इसमें 41 पेजेस है टोटल
और आगे इसको स्टडी करके आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स और क्या डिमांड इसमें पिटिशनर कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे सवाल हैं वो अगर पिटिशनर की ओर से कोई भी अगर दे सके तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। मेरा पहला भी आपसे एक ही निवेदन था कि मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ तो उसमें सिर्फ मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात और मेरा विचार उसके बारे में क्या कहता है, मैं उसी पर ही वीडियो शेयर करता हूँ। अगर ये किसी को भी आपत्तिजनक लगता है, गलत लगता है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इसमें अपना विवेक यूज़ करें। स्व विवेक ना समझते हुए आप इसे मेरा विचार के रूप में ही सुने। और यदि आपको मेरे विचारों से सहमति नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप इसको, ये सिर्फ मैं अपने एक विचार साझा करना चाहता हूं उन लोगों के साथ जिनसे मैं अभी डायरेक्टली मिल नहीं पाता हूं। हमारे इसके अलावा जो प्रयास किए गए, जो कहीं जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कई प्रयास किए गए, तो उसकी एक झलक मैं आपको इस वीडियो में इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। चिंता व्यक्त की इससे आगे आने वाली तो रुक जाएगी, लेकिन जिनके पैसे अभी उलझे हुए हैं और उसमें जो लीगल प्रोसेस इतना लंबा है कि आज तक 4-4, 5-5, 7-7 साल तक उन जो इन्वेस्टर है उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे PACL है, एक काफी बड़ी जो पूरे भारत के अंदर न जाने कितने डिपॉजिटरों को पैसा जमा कर रखा है, लेकिन वो मिला नहीं। 5 साल से प्रयास कर रहा, कभी कोई कमेटी बन गई, कभी कोई बोर्ड, कभी कोई जज के अंडर में कमेटी बन गई, उसकी रिकमेंड हो गई, पर अल्टीमेटली जो पैसा गरीब का वहाँ फंसा हुआ है वो किसी को आज तक नहीं मिला। तो इस बारे में एक तो या तो कोई ऐसा कानून जैसे इन्वेस्टर सिक्योरिटी एक्ट, इस टाइप का कोई कानून, ताकि ऐसा किसी का पैसा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले और डिपॉजिट कराने वालों कहीं अटक जाए तो उस कानून के तहत वो जल्दी से उसको पैसा वापस मिल सके। तीसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो नया एक और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैंने मुद्दा 377 में भी उठाया था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 20 सालों से पिछले काम कर रही है और वो बराबर लोगों से डिपॉजिट ले रही थी, पेमेंट कर रही थी, उनकी मैच्योरिटी पे जो भी टर्म्स के हिसाब से दे रही थी। लेकिन जैसे ये कानून के लिए बिल आया उसके बाद से उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया और वो बार बार ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। नहीं, पर मेरा यह कि ये सोसाइटी पिछले 20 साल से लगभग इसमें 30 लाख इसमें डिपॉजिटर हैं और उनके करीबन करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इसमें उलझे हुए हैं और ये अक्टूबर 2018 से इन्होंने पेमेंट बंद कर दिया इसका। तो इसके लिए कहा कि जो नया कानून आ रहा है पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ये कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग वो निकाला जाए, ताकि वहाँ जो डिपॉजिटरों को जो पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो रही, सब अपनी, किसी ने पेंशन का रुपया लगाया, किसी ने ग्रेच्युटी का रुपया उसमें जमा किया। और जैसे ही मैंने 377 में मुद्दा उठाया, लगभग 500 फोन राजस्थान से, जिसमें जयपुर से भी रामचंद्र जी वोरा बता रहे जयपुर में भी उलझे हुए पैसे, ऐसे राजस्थान से 500 फोन मेरे पास आ गए, साहब उठाया तो ठीक है लेकिन इसका पेमेंट हमको कैसे मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो है डालनी चाहिए ताकि लोगों का, जो गरीब लोग जिन्होंने अपने मकान के लिए, अपने पेंशन का, अपने ग्रेच्युटी का ऐसा रुपया जहां लगाया है और वो उसके साथ किसी कारण से कानूनी अड़चन से वो पेमेंट नहीं आ रहा, तो सरकार को चाहिए उस हिसाब से उनको एकदम स्पीडी करके, जो PACL है, जो आदर्श कोऑपरेटिव, और ऐसे काफी उदाहरण पूरे हैं, जैसे जयपुर में भी है और राजस्थान में तो बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज है जिसमें ऐसे पैसे अटके हुए हैं। इसके बारे में कोई एक कानून बनाना चाहिए। मैं इसी बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को रखा, थैंक यू। और मैं अप्रोच करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पॉइंट को रखा, और साथ ही ये उम्मीद करूँगा कि हमारे जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो भी प्रयास करें कि इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएं और पुरजोर से एक कोशिश करें ताकि इस तरह की संस्थाओं का जो चलना है वो दुर्बल ना हो। अगर वो कहीं गलती करते हैं तो उसे उसी स्टेज पे निपटाया जाए जहाँ पर कि उसने गलती की है।
इतने सालों से अगर इसका हाँ, अगर आप शिकायत दर्ज करना ही चाहते हैं तो जो माई ग्रीवेंस ऐप, जो मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है मैंने, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपकी एफडी, आपकी पासबुक, वो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो कुछ हद तक एक रीज़नेबल लगता है, एक ऑथेंटिक लगता है कि जहाँ पर आप एटलीस्ट अपनी कंप्लेंट बिना किसी कॉस्ट के आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं।